ध्यान देंगे। आज भाग 5 जिसमें संघ का उल्लेख है उसके विषय में आप लोग जानकारी हासिल करेंगे। तो संघ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 1 से 51 तक में निहित है। आपको संघ में हम एक दिन जो है संसद पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? संसद। और संसद के कितने पार्ट हैं? तो 3 हैं। संसद के कितने पार्ट हैं, अंग हैं? तो 3। पहला राज्यसभा, राज्यसभा, दूसरा लोकसभा, लोकसभा, और तीसरा राष्ट्रपति। ये अनुच्छेद 79 में, अनुच्छेद 79, राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में, लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में, और राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 52 में। ठीक ना मैम? तो इसमें हम राज्यसभा को पढ़ा दिया, लोकसभा को पढ़ा दिया। आज आप देखेंगे राष्ट्रपति। ठीक है ना? राष्ट्रपति के विषय में आप जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति से संबंधित जो आपके अनुच्छेद हैं, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, राष्ट्रपति से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, महत्वपूर्ण अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक। ठीक ना? ये ध्यान दीजिएगा। यानी महत्वपूर्ण अनुच्छेद राष्ट्रपति से जुड़े जो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 61 तक हैं। तो हम एक एक करके देखेंगे। पहले तो आप विशेष राष्ट्रपति से संबंधित विशेष बातें आप जानेंगे कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो भारत का पहला नागरिक कहलाता है। तो पहला पॉइंट, वह भारत का पहला नागरिक कहलाता है। वह भारत का पहला नागरिक कहलाता है। नागरिक कहलाता है। दूसरा पॉइंट, राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है। यानी वह संवैधानिक प्रमुख होता है। वह संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक ना? तीसरा पॉइंट, नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख होता है। कार्यपालिका प्रमुख होता है। यहां ध्यान देंगे। देखिए, आपका नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख होता है क्योंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, संसदात्मक शासन प्रणाली है। आपको पता होना चाहिए कि शासन के 2 रूप होते हैं, एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और दूसरा संसदात्मक शासन, जिसको संसदीय शासन प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। तो जिन देशों में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है वहाँ शासन का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। जैसे उदाहरण स्वरूप अमेरिका। अब अमेरिका में क्या है? तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, इसलिए वास्तविक कार्यपालिका जो है अमेरिका में कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। लेकिन भारत में संसदात्मक शासन यानी संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण यहाँ नाम मात्र का कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। औपचारिक प्रमुख होता है कार्यपालिका का। ठीक ना? अब हम एक एक अनुच्छेदों से यानी राष्ट्रपति के जो से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसे हम एक एक अनुच्छेदों से अवगत होंगे। जैसे यहाँ लिख लेंगे राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 52 को देखेंगे। अनुच्छेद 52, और अनुच्छेद 52 में क्या वर्णित है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक ना? अनुच्छेद 53,
अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि कार्यपालिका शक्ति उसमें निहित होगी, यानी कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, राष्ट्रपति में होगी, ठीक ना। लेकिन संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण जो है ये औपचारिक कार्यपालिका का प्रमुख होता है। लेकिन यहाँ लिख लेंगे, लेकिन भारत में क्या व्यवस्था है, लेकिन भारत में संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण, संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण राष्ट्रपति औपचारिक कार्यपालिका का प्रमुख होता है, औपचारिक कार्यपालिका का प्रमुख होता है, ठीक ना, प्रमुख होता है। और यहाँ वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख यानी प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक ना। अब देखेंगे अनुच्छेद 54। तो अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन का उल्लेख है। क्या वर्णन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 54 में है। तो यहां लिख लेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो निर्वाचन से संबंधित जो पॉइंट होते हैं उसके विषय में आप जान लेंगे। अब देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत में कैसे होता है, तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के द्वारा होता है। ये निर्वाचन कैसे होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के द्वारा है, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के द्वारा। अब ध्यान देंगे यहाँ कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का मतलब क्या होता है, यानी वह चुनाव जिसमें जनता के प्रतिनिधि भाग लेते हैं, जनता सीधे वोट नहीं करती है, यानी जनता सीधे मतदान नहीं करती, उसको हम क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कहते हैं। अब देखेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है और राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। तो यहां देख लेंगे, ध्यान देंगे, यहां चुनाव यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन, यहां एक दो पॉइंट बनाएंगे, कौन कराता है, कौन कराता है और कौन करता है, ठीक ना। यानी साधारण भाषा में आप यहां समझेंगे। तो चुनाव कौन कराता है, चुनाव आयोग कराता है। कौन कराता है, चुनाव आयोग। और चुनाव कौन करता है, तो आपके निर्वाचक मंडल के सदस्य, निर्वाचक मंडल, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है, निर्वाचक मंडल। अब यहां विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेता है। यहां निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेता है, समझ में रहा है ना। तो देखिए यहां ध्यान देंगे, संसद के सदस्य और विधानमंडल, विधानमंडल, ठीक ना। अब संसद के दो सदन हैं, पहला लोकसभा, यहां ध्यान देंगे, लोकसभा, और दूसरा राज्यसभा, यही ना है। और विधानमंडल के दो, इसके भी दो सदन हैं, एक विधानसभा है, विधानसभा, और दूसरा विधान परिषद, विधान परिषद, यहां ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ जब निर्वाचक मंडल समझ गए कि भाई निर्वाचक मंडल में संसद और विधानमंडल के सदस्य भाग लेते हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा
यानी संसद के जो दो सदन हैं, लोकसभा राज्यसभा, इसके निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और विधानमंडल में ये विधानसभा जो देख रहे हैं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। निर्वाचित शब्द की बात की गई है। उसी तरह सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। जैसे पहले अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को क्या करता था, मनोनीत करता था। लेकिन भारतीय संविधान संशोधन 104 के द्वारा उस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। लेकिन आज भी राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा आपके 12 जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अनुच्छेद 80(3) में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि जो कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में, कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में जो विशेष उपलब्धि हासिल किए रहते हैं, ऐसे 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करता है कि राज्यसभा में मनोनीत करता है। ठीक ना। तो उस व्यवस्था को भी, यानी यहाँ भी 12 जो सदस्य मनोनीत राज्यसभा में है, इसको भी नहीं रखा गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन में। ठीक ना। अब विधानसभा देखेंगे कि सभी भारत के सभी राज्यों की विधानसभाओं में जो निर्वाचित सदस्य हैं, वही आपके इसके राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य हो सकते हैं। ठीक ना। और या उसके निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। ठीक ना। मनोनीत सदस्य नहीं, क्योंकि सभी राज्यों की विधानसभाओं में यानी आपको 1 आंग्ल भारतीय को मनोनीत किया जाता था। उस व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया। तो अब आपके विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे। ठीक ना। अब देखेंगे कि विधान परिषद, भाई हर राज्यों में आपके विधान परिषद नहीं है, हर राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था नहीं है भारत में। ठीक ना। मात्र 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। आपके 6 राज्यों में विधान जो परिषद है, उसमें आप एक एक करके देख लेंगे। जैसे महाराष्ट्र में विधान परिषद है। महाराष्ट्र में क्या है, विधान परिषद है। दूसरा आंध्र प्रदेश, ठीक ना। तीसरा तेलंगाना, ठीक ना। चौथा यहां देख लेंगे, चौथा आपका कर्नाटक। पांचवा उत्तर प्रदेश और 6वां बिहार। ठीक ना। तो विधान परिषद जो देख रहे हैं, ये भारत के 6 राज्यों में ही है। एक महाराष्ट्र में है विधान परिषद, द्विसदनीय व्यवस्था है, विधानसभा विधान परिषद दोनों है। और आंध्र प्रदेश में भी विधानसभा विधान परिषद है। तेलंगाना में है विधानसभा विधान परिषद, कर्नाटक में है और उत्तर प्रदेश बिहार में है। तो मात्र 6 राज्यों में आपके विधान परिषद हैं। ठीक ना। तो ये इसके सदस्य भाग राष्ट्रपति के निर्वाचन में नहीं ले सकते हैं। ठीक ना। अब देखेंगे कि आपके पहले 2 केंद्र शासित प्रदेश थे जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते थे, दिल्ली और पुदुचेरी, क्योंकि वहां भी विधानसभा है। दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है। लेकिन जब आपके जम्मू कश्मीर से 370 धारा, अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया और जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट करके 2 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया, एक जम्मू कश्मीर, एक लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर में आज भी विधानसभा है, तो उसके निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ठीक ना। तो यहां समझेंगे सामान्य रूप से कि नई व्यवस्था के अनुसार, यानी यहां ध्यान देंगे, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं और इसके मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। ठीक ना। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। और नई व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में आपके दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ठीक ना। तो एक बार देखेंगे यहाँ उसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए, जैसे राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 और राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद हैं 52 से 61 तक हैं, वह भारत का पहला नागरिक होता है, वह संवैधानिक प्रमुख होता है, नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख होता है। ठीक ना। अब उसी संबंधित देखेंगे अनुच्छेद 52, यहां ध्यान देंगे, अनुच्छेद 52 यहां देख लेंगे। ठीक ना। आपके जो है
अनुच्छेद 52 में क्या है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में क्या है, कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होगी, लेकिन भारत में संसदीय प्रणाली होने के नाते यानी कारण राष्ट्रपति औपचारिक कार्यपालिका का प्रमुख होता है। वास्तविक कार्यपालिका यहाँ कौन होता है, पीएम होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रधानमंत्री होता है। अनुच्छेद 14 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है, और निर्वाचन कैसे होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के द्वारा होता है। अब देखेंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन कौन कराता है, कौन करता है। तो कौन कराता है, चुनाव आयोग, और कौन करता है, निर्वाचक मंडल। और निर्वाचक मंडल के जो सदस्य होते हैं, इसके विषय में आपको बताया गया कि भाई संसद, लोकसभा, राज्यसभा, संसद के जो सदन है ये भाग लेते हैं, और इसके निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत भाग नहीं लेते हैं। उसी तरह विधानमंडल में जो विधानसभा, विधान परिषदें हैं, तो इसके निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। और विधान परिषद 6 राज्यों में होने के कारण इसके सदस्य भाग नहीं लेते हैं, समझ रहे हैं। और 6 राज्य कौन कौन है, विधान परिषद किन किन राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में है, ठीक ना, उत्तर प्रदेश, बिहार में है, ठीक ना। तो ये आपका कर्नाटक में है, इन राज्यों में जो है विधान परिषद है। बिठा दें, अब ध्यान देंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए 50 अनुमोदक होते हैं, 50 प्रस्तावक होते हैं। यहाँ ध्यान देंगे, प्रस्तावक कितने होते हैं, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, यानी निर्वाचक मंडल में, ठीक ना। कहने का मतलब है कि 50 सांसद सदस्य जो है कि नहीं, यानी प्रस्तावक होने चाहिए पद के लिए, राष्ट्रपति पद के लिए। और चुनाव आयोग के सामने, यानी ये कहना पड़ता है, प्रस्तावक का मतलब कि 50 सांसद जाकर के चुनाव आयोग के सामने कहते हैं कि ये व्यक्ति जो है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए पात्र हैं, ठीक ना। और 50 अनुमोदों का मतलब ये होता है कि इनको लिखित जो है कि नहीं आपको देना पड़ता है कि ये व्यक्ति जो है राष्ट्रपति पद के लिए, चुनाव के लिए पात्र हैं, ठीक ना। तो ये क्या होते हैं, 50 सांसद होते हैं, दोनों 50 सांसद, प्रस्तावक भी और 50 अनुमोदक भी होने चाहिए, ठीक ना। तो ये आपका है। अब आगे देखेंगे अनुच्छेद 55, जौन हो गया ना, अनुच्छेद 55, यहां से देखिए, आइए, अनुच्छेद 55। तो अनुच्छेद 55 क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। ठीक ना। तो रीत क्या है, एकल संक्रमणि मत पद्धति, ठीक ना। यानी एकल संक्रमणी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जिसको कहते हैं, यह एकल संक्रमणी मत पद्धति यानी चुनाव की रीति है, निर्वाचन की रीति है। अनुच्छेद 56 में क्या है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल है, राष्ट्रपति का कार्यकाल, ठीक ना। राष्ट्रपति का कार्यकाल यानी कितना होता है, तो 5 वर्ष होता है, ठीक ना। पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष, तो कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल 5 वर्ष होता है, यानी पद ग्रहण करने की तिथि से, पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष, ठीक ना। अब देखेंगे अनुच्छेद 57, यानी अनुच्छेद 57 में क्या है,
राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन, यहाँ ध्यान देंगे, निर्वाचन की पात्रता। यानी अनुच्छेद 57 में क्या बनी था बाबू? राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता, यानी दोबारा राष्ट्रपति चुना जा सकता है, ठीक ना? यानी दोबारा आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, यानी अनुच्छेद 57 में है। और उदाहरण, सबसे इसका अच्छा उदाहरण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 2 बार भारत के 2 बार राष्ट्रपति बने थे, ठीक ना? तो अब ये आपका है। अब देखेंगे अनुच्छेद 58, यानी राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 58। तो ये क्या है? राष्ट्रपति की योग्यता है, राष्ट्रपति की योग्यता, यानी अनुच्छेद 58 में क्या है? राष्ट्रपति की योग्यता का उल्लेख किया गया है। और योग्यता क्या है? राष्ट्रपति की योग्यता क्या है? योग्यता, वह भारत का नागरिक हो, पहला योग्यता है, वह भारत का नागरिक हो, दूसरा, उसकी उम्र 35 वर्ष से कम ना हो, उम्र 35 वर्ष से कम ना हो, ठीक ना? तीसरा, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ठीक ना? वह लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। तो ये आपका ये है, अनुच्छेद 58 में है, यानी योग्यता, वह भारत का नागरिक होना चाहिए उसे, यानी राष्ट्रपति की उम्र जो है, न्यूनतम उम्र 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता उनमें होनी चाहिए, और किसी लाभ के पद पर ना हो। तो ये योग्यता हो गया। अब देखेंगे अनुच्छेद 59, यानी यहां देखेंगे अनुच्छेद 59, राष्ट्रपति के निर्वाचन की शर्तें, राष्ट्रपति के निर्वाचन की शर्तें। तो इसमें शर्तें क्या है भाई? पहला शर्त ये है कि उसे 15,000 रुपये यानी जमानत राशि के रूप में जमा करनी पड़ेगी, ठीक ना? उसे 15,000 रुपये जमानत राशि जमा करनी पड़ेगी, ठीक ना? दूसरा शर्त ये है कि वह पागल ना हो, ठीक ना बाबू? हाँ 15,000, ठीक ना? वह पागल ना हो। तीसरा शर्त ये है, वह दिवालिया ना हो, तो ये आपके पॉइंट, ठीक ना? ये अनुच्छेद 59 से संबंधित है। अब देखेंगे अनुच्छेद 60, मिटा दें इसको। तो देख लिए आप 55, 56, 57, 58, 59, ठीक ना? अब देखेंगे राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 60, यानी अनुच्छेद 60, ये शपथ का उल्लेख है, राष्ट्रपति का शपथ। तो राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, यानी सर्वोच्च न्यायालय का
का मुख्य न्यायाधीश, ठीक ना, राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। यदि मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित रहता है तो वरिष्ठतम सर्वोच्च न्याय यानी एसी का, यहाँ शॉर्टकट में देख लेंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाता है, ठीक ना। यानी अनुच्छेद 7 में क्या है, राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण का उल्लेख है, और शपथ कौन दिलाता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। यदि मान लीजिए यानी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित रहता है तो उसकी अनुपस्थिति में कौन शपथ दिलाता है, सुप्रीम यानी सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाता है। अब देखेंगे अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 देखिए, अनुच्छेद 61 में क्या वर्णित है, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया, यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया, महाभियोग प्रक्रिया, यानी महाभियोग प्रक्रिया का मतलब यह है कि राष्ट्रपति को 5 वर्ष के पहले भी, ठीक ना, कार्यकाल के दौरान यानी उसे पद से हटाया जा सकता है। कब, जब वह अपने कार्यों में असमर्थ हो गया है, अपने कार्यों का निर्वहन नहीं कर पाता है, उस स्थिति में। और दूसरी स्थिति यह है संविधान के अतिक्रमण करने की अवस्था में, ठीक ना। तो इन 2 स्थितियों में राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। और जो राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया लिया जाता है, ये आपके अमेरिका के संविधान से चीज लिया गया है। ये कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग प्रक्रिया लगाया जाता है वह संसद के किसी भी सदन में उठाया जा सकता है, लेकिन जिस सदन में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है उस सदन के 1/4 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव को पारित करके 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है। फिर उस प्रस्ताव को दूसरे सदन में भेजा जाता है। जब दूसरा सदन जांच पड़ताल करने के बाद अपने 2/3 सदस्यों के बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित कर देता है और पुनः पहले सदन को लौटाता है, तो पहला सदन भी उस प्रस्ताव को अपने 2/3 सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव को पारित करता है और इस स्थिति में राष्ट्रपति पर महाभियोग मान लिया जाता है, ठीक ना। और राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है, ठीक ना। हाँ, भारत में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है, ठीक ना। तो एक बार और पुनरावृत्ति देखेंगे, यानी राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है संसद के किसी भी सदन में उठाया जा सकता है, लेकिन जिस सदन में उठाया जाता है उस सदन के 1/4 सदस्यों द्वारा उस प्रस्ताव को पारित करके यानी 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है, ठीक ना। फिर दूसरे सदन को प्रस्ताव भेजा जाता है। जब दूसरा सदन उस प्रस्ताव को अपने 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित कर देता है, हस्ताक्षरित करके पारित करता है और फिर आगे पहले सदन को पहुंचाता है, तो पहला सदन भी उस प्रस्ताव को अपने 2/3 सदस्यों से यानी 2/3 सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव को पारित कर देता है और इस स्थिति में राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया मान ली जाती है और राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है। अभी भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया नहीं लगा है, ठीक ना। तो ये आपका पॉइंट। अब देखेंगे आपका अनुच्छेद 61 हो गया। अब आप राष्ट्रपति की शक्तियों से अवगत होंगे, ठीक ना। देखिए बाबू, ध्यान देंगे, नियुक्ति संबंधी शक्तियां। पहला देख लीजिए, ठीक ना। पहले जान लीजिए कि कौन कौन शक्तियां होती है। दूसरा, विधायी शक्तियां,
विधायी शक्तियाँ या कानूनी शक्तियाँ इसी को कहते हैं, ठीक ना। तीसरा, मनोनय की शक्ति, मनोनय की शक्तियाँ, ठीक ना। राजनयिक शक्तियाँ, राजनयिक शक्तियाँ। अगला, क्षमादान की, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक ना। अगला पॉइंट, क्षमादान की शक्ति, क्षमादान की शक्तियाँ, ठीक ना। अगला पॉइंट, आपातकालीन शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ। अब एक एक करके देखेंगे आप। जैसे नियुक्ति संबंधी शक्तियाँ, यानी नियुक्ति संबंधी राष्ट्रपति के पास जो शक्तियाँ हैं वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। क्या करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री के परामर्श पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। दूसरा पॉइंट नियुक्ति संबंधी शक्तियाँ में, वह आपके सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के मुख्य एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तीसरा, सभी राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति करता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है, ठीक ना। तो ये आपके जो महत्वपूर्ण नियुक्ति संबंधी शक्तियां हैं, ठीक ना। तो उसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। ये सब आपकी नियुक्ति संबंधी शक्तियों के अंतर्गत आते हैं, ठीक ना। अब विधायी शक्तियों में देखेंगे भाई, विधायी शक्तियों में जैसे संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वह संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। किसी विधेयक को लेकर विवाद उत्पन्न हो गए हैं, संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, ठीक ना। उसके बाद आपके लोकसभा को भंग कर सकता है। क्या कर सकता है? लोकसभा को भंग कर सकता है। उसके बाद कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना पारित नहीं किया जा सकता है, विधायी शक्तियाँ हैं। उसके बाद नए राज्यों के निर्माण, उसकी सीमा, उसके क्षेत्रों आदि में परिवर्तन से संबंधित विधेयक, इसमें भी राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य होती है, ठीक ना। तो ये आपके विधायी शक्तियाँ हो गए। मनोनय की शक्तियाँ देखेंगे, यानी राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत कर सकता है। मनोनय की शक्ति के अंतर्गत अनुच्छेद 331 में यह अधिकार दिया गया था, लेकिन 104 संशोधन के द्वारा उसको समाप्त कर दिया गया है। और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। और यह शक्ति राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83 में दिया गया है कि वह राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां हासिल किए रहते हैं। ऐसे 12 व्यक्तियों को वो राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है, ठीक ना। अब देखेंगे राजनयिक शक्तियाँ या राजनैतिक शक्तियाँ। तो राजनैतिक शक्तियाँ में भाई, दूसरे देशों के साथ कोई भी संधि या समझौता जो होता है वह राष्ट्रपति के नाम पर ही होता है। राजनयिक शक्ति में क्या है? दूसरों देशों के साथ अनुसंध या जो समझौते किए जाते हैं वह राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। और राजनैतिक शक्तियाँ में ही वह विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति करता है। समझ में आ रहा है ना, वो राजनयिक शक्ति है। अब देखेंगे अध्यादेश जारी करने की शक्ति। जब राष्ट्रपति देखता है कि जो दोनों सदन हैं, यानी दोनों सदनों की बैठकें नहीं चल रही है और उसको पता चलता है राष्ट्रपति को कि बैठकें नहीं चल रही है, तो अध्यादेश जारी करता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत, ठीक ना। और राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है वो 6 महीनों तक प्रभावी रहता है, ठीक ना। ये ध्यान दिए रहिएगा। क्षमादान की शक्ति, क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि मृत्युदंड को भी वो समाप्त कर सकता है, ठीक ना। और उसका उल्लेख किसमें है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में। क्षमादान की शक्ति का उल्लेख किसमें है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति है। अब देखेंगे आपातकालीन शक्तियां। तो
आपातकालीन शक्तियां ये आपके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352, 356, 360 है। तो राष्ट्रीय आपात जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में, ठीक ना। जैसे इसके विषय में तुम भाग 18 जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे हम आगे चल करके। तो अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात का वर्णन है, अनुच्छेद 356 में आपका राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है, ठीक ना। यानी पहले तो देखेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा, इसको बृहद रूप से पढ़ाएंगे। पहला राष्ट्रीय आपात है, क्या है? राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 में, किसमें? अनुच्छेद 352 में। दूसरा राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में, किसमें है? अनुच्छेद 356 में। और तीसरा जो आपात है वित्तीय आपात, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? वित्तीय आपात, वित्तीय आपात, ठीक ना। तो इसका उल्लेख 360 है, इसका उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 360 में, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात। ये देखिए, जो राष्ट्रीय आपात है युद्ध के दौरान सशस्त्र विद्रोह के चलते जो लागू आपात होता है भारत में, वो 352 के तहत लागू होता है। ये अभी तक 3 बार लागू हो गया है, एक बार भारत चीन युद्ध के समय, 2 बार भारत पाकिस्तान युद्ध के समय। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत, यानी संवैधानिक तंत्र जब विफल हो जाता है, राज्यों में संविधान के अनुसार शासन नहीं किए जाते हैं, उस अवस्था में राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। और भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगाया गया था, भार्गव मंत्रिमंडल के इस्तीफा देने के बाद 1951 ईस्वी में लागू किया गया था वहाँ। और वित्तीय आपात जो होते हैं, जब देश की वित्तीय स्थिति खराब हो जाती है तो इस आपात को लागू किया जाता है अनुच्छेद 360 के तहत। लेकिन अभी तक भारत में वित्तीय आपात नहीं लगा, ठीक ना। तो ये अब इसके विषय में और बृहद पैमाने पर बताएंगे जब भाग 18 पढ़ाएगा, ठीक ना। और ये आपातकाल की जो घोषणा राष्ट्रपति करता है, मंत्रिपरिषद के परामर्श से लेकर के करता है, ठीक ना। यानी राष्ट्रपति स्वविवेक से नहीं करता है राष्ट्रीय आपात काल की घोषणा, यानी मंत्रिपरिषद के से परामर्श के बाद ही राष्ट्रपति आपात लागू कर सकता है, ठीक ना। अब देखिए सैन्य शक्तियाँ, राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियाँ 8वें नंबर पर सैन्य शक्ति। यानी राष्ट्रपति जो होता है तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति, तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, प्रमुख होता है। अब देखिए राष्ट्रपति के नीचे कौन होता है? ये मान लीजिए जैसे सैन्य शक्ति में देखेंगे तो राष्ट्रपति सर्वोच्च कमांडर होता है, ठीक ना। इसके नीचे कौन होता है? रक्षा मंत्री होता है। कौन होता है? रक्षा मंत्री होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, रक्षा मंत्री के नीचे कौन होता है? सीडीएस होता है, सीडीएस होता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक ना। और इसके नीचे 3 सेनाएं होती है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। यहाँ थल सेना, स्थल सेना, ठीक ना बाबू, और जल सेना। और इसके भी अपने अपने प्रमुख होते हैं, ठीक ना। यानी थल सेना, वायु सेना, ठीक ना। यहाँ देखेंगे थल सेना, वायु सेना और जल सेना। और इनके भी 3 प्रमुख होते हैं। इन तीनों के ऊपर कौन होता है? सीडीएस। सीडीएस के ऊपर कौन होता है? रक्षा मंत्री होता है। और रक्षा मंत्री से ऊपर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो ये आपके राष्ट्रपति से संबंधित शक्तियाँ हैं, ठीक ना। तो आज यहीं तक रहने दिया जाए।